Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover unit 8 wave motion. So सबसे पहले टॉपिक है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। तो जब पार्टिकल मूव करता है टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो इसी को बोलते हैं हम कि पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो देखो इसे आप 12th में पढ़ते आए होंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत सिंपल है। ये मैंने नीचे डायग्राम बनाया हुआ है और यही आपका टू एंड फ्रो मोशन है। तो आपका क्या है, बीच में तो आपकी मीन पोजीशन है जहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है। अब एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड जा रहा है वो। तो जब राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, वो पहले राइट जाएगा वापस आएगा मीन पोजीशन पे, फिर लेफ्ट जाएगा मीन पोजीशन पर वापस आएगा। तो यही क्या कर रहा है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है पार्टिकल। अब जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स होती है, तो देखो जब आप पार्टिकल को लेफ्ट या राइट में ले जाओगे तो वो वापस भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। जितना आपका जाएगा दूर उतना ही वापस आएगा, क्योंकि जितना दूर उसने डिस्टेंस कवर किया वहाँ से वो दोबारा मीन पोजीशन पर आएगा, है ना। तो जितना डिस्टेंस उसने जाने में ट्रैवल किया उतना ही वो आने में करेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, बट यहाँ पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा। तो यही चीज़ आपकी लिखी है और इस मोशन को क्या कहोगे आप, SHM कहोगे। तो ये जो यहाँ पर लाइन लिखी है, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब वो वहाँ डिस्प्लेसमेंट करके उसके बाद कहाँ पर आएगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा। उसके बाद लिखा है कि जो आपके ऑसिलेटर हैं वो SHM परफॉर्म करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। अब आती है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक पार्टिकल M है आपका, ठीक है। अब एक पार्टिकल है आपका जिसका मास M है, वो SHM परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपके P पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, O पॉइंट ये सब बनाया। तो देखो ये क्या है, तो O पॉइंट आपका क्या है, मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से वो P पॉइंट पर गया आपका पार्टिकल X डिस्प्लेसमेंट करके। अब वो P पॉइंट से वापस मीन पोजीशन पे आएगा O पॉइंट पर। तो जो वो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, d²x/dt²। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो आप, आपके पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर को आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपकी वेलोसिटी आती है, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे आपकी वेलोसिटी आती है, और फिर आप वेलोसिटी को क्या करते हो, फिर से डिफरेंशिएट करते हो तो आपका क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब आपको पोजीशन वेक्टर को डबल डिफरेंशिएट करना है, तब आपका क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो एट एनी मोमेंट t पार्टिकल हैज़ डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। किसी भी मोमेंट t पर आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x है और एक्सेलरेशन d²x/dt² है। अब रीस्टोरिंग फोर्स मैंने आपको बताई थी कैसे निकालोगे, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लो, F=ma होता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ। तो आप एक्सेलरेशन के ऊपर से वैल्यू लिखोगे d²x/dt²। तो F कितना आ जाएगा आपका, m d²x/dt²। तो अब आपको इसमें MCQs में क्या पूछेगा, तो MCQs में आपसे ये पूछ सकता है कि रीस्टोरिंग फोर्स का आपका जो रिलेशन है, ठीक है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ सकता है आपसे। तो SHM के लिए क्या होती है, d²x/dt²m, मतलब ये क्या हो गया आपका रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपका C कांस्टेंट आएगा। तो फोर्स अप्लाइंग ऑन पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट अकर्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो आप फोर्स अप्लाई करते हो पार्टिकल पर और जो वो डिस्प्लेस होता है, ठीक है, डिस्टेंस कवर करता है, तो ये क्या होते हैं, आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जो आपने फोर्स लगाया और जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया वो किस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फिर आपकी इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें आपका जो -cx था उसे आप दूसरी साइड ले जाओगे तो आपका +cx हो जाएगा। फिर आप डिवाइड कर दोगे m से, तो आपकी क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, d²x/dt² प्लस ω²x = 0। ये आपकी SHM की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और सॉल्यूशन के डेरिवेशन में जो फॉर्मूले यूज़ हुआ है मैंने वो सब भी लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं आयोटा के, ठीक है। तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना। और सॉल्व करने की इक्वेशन क्या है आपकी, तो आपकी जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो क्या है, x = a sin ω t + फाई। यहाँ पे जो फाई है वो क्या है, फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस क्या होता है, तो फेज डिफरेंस होता है आपका टाइम लैग या पोजीशन लैग। आपकी दो वेव्स क्या कर रही हैं, आपकी दो वेव्स मूव कर रही हैं। अब वो एक आगे होगी एक पीछे होगी, ठीक है। तो जितने पोजीशन से वो आगे होगी, कि जितने टाइम उसको ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, तो यही क्या है, उसमें लैग है, पोजीशन या टाइम का लैग, आगे पीछे होना। इसी को आप क्या बोलोगे, फेज डिफरेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्टेशनरी वेव्स। वो वेव्स जो आपकी अपीयर होती हैं फिक्स पोजीशन पे, वो प्रोपेगेट नहीं करती टू एंड फ्रो, है ना। मतलब मीन पोजीशन से इधर या उधर जाना, वो ऐसा कुछ मोशन नहीं करती। तो फिर वो आपकी कौन सी वेव्स होती हैं, आपकी स्टेशनरी वेव्स होती हैं। तो इन्हीं को आप स्टेशनरी वेव्स कहोगे। अब जो इंटरफेरेंस का आपका कंसेप्ट होता है वो आप कंप्लीटली BSc थर्ड सेम में पढ़ोगे, कंप्लीट चैप्टर मिलेगा आपको, ठीक है।
अब लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ये समझ लो कि सुपर पोजिशन वाला कंसेप्ट होता है, ठीक है। दो वेव्स चल रही हैं आपकी, अब वो क्या करें, सुपर इम्पोज कर जाएं। कब करेंगी, तो जब सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम हो, वेव्स इंटरफेयर कर रही होंगी, मतलब इंटरफेरेंस कर रही होंगी विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में करेंगी, फिर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो जाएंगी। तो आपकी स्टेशनरी वेव्स कैसे बनेंगी, जब दो वेव्स इंटरफेरेंस करेंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में करेंगी, तब वो क्या बनेंगी, स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। अब आता है आपका लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन में आपको बता चुकी, वो ऊपर आपके लगा है इस कंसेप्ट में स्टेशनरी वेव को बनाने के। अब देखो, एन से होता है आपका नोड और ए से होता है आपका एंटी नोड। तो अब एंटी नोड और नोड क्या है, तो दो नोड्स के बीच में होता है आपका एंटी नोड। आपके नोड्स पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेव्स का, वो ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। और जो एंटी नोड्स पर होता है वो मैक्सिमम होता है। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि आपकी वेव प्रोपेगेट नहीं करती, सिर्फ क्या करती है, वाइब्रेशंस होते हैं उसमें। तो ये मैंने आपको पहले बताया, स्टेशनरी वेव है, इसका मतलब वो प्रोपेगेट नहीं करेगी, मतलब चलेगी नहीं, वो सिर्फ क्या करेगी, वाइब्रेशंस होंगे उसमें। अब इंटरफेरेंस का बता चुकी मैं आपको, ठीक है। स्टैंडिंग वेव बोलते हैं आपकी स्टेशनरी वेव को। तो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव कैसे बनी, तो वो इंटरफेरेंस से बनी। रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट वेव बोल लो, या फिर कोई भी दो वेव्स, इस तरह से समझ लो। वो दो वेव्स कौन कौन सी होती हैं, तो रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट वेव होती है। जो आपने इंसिडेंट कराई, तो देखो डायग्राम से समझो, आपने एन नोड लिखा है, वहाँ से एक वेव चली जो मैंने डार्क किया हुआ है, ठीक है। वो वैसे करके आपकी वेव चल रही है, वेव का तो आपको पता होगा मोशन कैसा होता है। तो वेव चल रही है, ठीक है। तो जब ए पॉइंट है जहाँ पे मैंने हल्की सी लाइन खींची हुई है ऊपर, उसे आप बोलोगे क्या, मैक्सिमम, ठीक है। वहाँ पर आपकी जो एंटी नोड है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेव्स का मैक्सिमम होगा। और नोड्स क्या हैं आपके, नीचे वाली लाइन पर हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इसीलिए बोला है कि वेव आपकी एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे, ऊपर नीचे कर रही है। तो जब लास्ट में आ जाएगी, तो वेव क्या करेगी, यहाँ तो यहाँ तक क्या होगी, वो इंसिडेंट वेव होगी। उसके बाद वो वहाँ से क्या करेगी, जो मैंने लाइट पेन से बनाया हुआ है, वो आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, वो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है। तो वहाँ से अब वो टकरा के दोबारा से करेगी, और दोबारा से कहाँ पहुँच जाएगी, आपकी जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसी पोजीशन पे पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता इस पूरे मीडियम के दौरान। स्टैंडिंग वेव का भी एक एग्जाम्पल है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। दोनों ही एंड्स पे आपने क्या करा, स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, और जो कि कैसी है, वाइब्रेट कर रही हैं। अब आता है आपका लिसाजस फिगर। तो लिसाजस फिगर ऐसा पैटर्न है जो आपका सुपर पोजिशन से बनता है। आपके दो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ। तो उन दोनों में क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं। अब जब वो दोनों क्या करती है, सुपर पोजिशन करती हैं, तो कुछ पैटर्न्स बनते हैं जिन्हें आप ऑसिलोस्कोप से देखते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना, कौन से इंस्ट्रूमेंट से देखते हो आप, ऑसिलोस्कोप। तो अब देखो, मैंने अगले पेज पर बना के दिखाया हुआ है, एक्स एक्सिस है एक, वाई एक्सिस है, उनके बीच 90 डिग्री पे जो ये फिगर्स बनेंगी, लिसाजस फिगर्स। तो ये कैसे कैसे बनती है, इनकी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस देखना पड़ता है वाइब्रेशंस का, उस अकॉर्डिंग आपके लिसाजस पैटर्न बनते हैं। उसके बाद आते हैं आपके वाइब्रेशंस। अगर एक्स में आपका ए साइन ओमेगा टी है, और वाई में आपका बी साइन ओमेगा 2t प्लस फाई है, तो फाई आपका फेज डिफरेंस है, पोजीशन लैग, टाइम लैग बता चुकी हूँ, ठीक है। बी और ए आपके एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा क्या है, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर आपकी दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, एक्स और वाई के लिए, और आपका फाई जीरो हो जाए, तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। कैसा लिसाजस फिगर बनेगा आपका, जो मैंने बनाया हुआ है डायग्राम में। फिर अगर आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम रहे, बट फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री हो, तो आपका सर्कल बनेगा। अगर आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, तो इलिप्स बनेगा। फिर आपके दो तरह के ऑसिलेशन आते हैं, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, कि जब वाइब्रेटिंग सिस्टम एनर्जी को लॉस कर देता है और उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगता है, तो वो कौन सा ऑसिलेशन है, आपका डैम्प्ड। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, लाइट, क्रिटिकल एंड ओवर डैम्पिंग। तो इन दिस ऑसिलेशन कंटिन्यूड, ये जो आपकी लाइट डैम्पिंग है, इसमें आपका ऑसिलेशन कंटिन्यू होता रहता है, लेकिन एम्पलीट्यूड कम होता रहता है। फिर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, और गामा को क्या बोलोगे आप, डैम्पिंग कोफिशिएंट। फिर आता है क्रिटिकल, तो इसमें पता नहीं चलता, जहाँ से स्टार्ट किया वो एकदम से वहीं पहुँच जाता है, इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ जाता है सिस्टम में। तो नो ऑसिलेशन, यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं होता। ओवर डैम्पिंग में भी आपका ऑसिलेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम बहुत धीरे धीरे आता है। फिर आते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन पे। तो जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कंटिन्यूसली पुश या पुल करता है सिस्टम को, तो जो मोशन होता है वो क्या होता है, आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो आपका कोई सिस्टम है, उस पर कंटिन्यूसली फोर्स लग रही है, तो उसे पुश किया जा रहा है या उसे पुल किया जा रहा है, तो जो मोशन लग रहा है उसकी वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, इस मोशन को ही हम बोलेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन, कि आपका फोर्सफुली टू एंड फ्रो मोशन कराया जा रहा है, ऑसिलेशन कराया जा रहा है। अब इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, अ पेंडुलम पुश्ड पीरियोडिकली। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह भी बनाती हूँ, तो इसलिए मेरे को टाइम कम मिल पाता है, मैं सिंगिंग करती हूँ वहाँ पर,
सिंगिंग रील्स बनाती हूँ, तो दैट्स वाई मैं आपका सिलेबस कवर करा दूँगी, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कल मैं 2 यूनिट्स एक साथ आपकी कवर करा दूँगी, एक ही वन शॉट में, ठीक है। सो आते हैं फेज़ वेलोसिटी पे। अब आपको फेज़ वेलोसिटी बतानी है तो आप उसे डिनोट करोगे वीपी। इसका एक फॉर्मूला है आपका ओमेगा अपॉन के। ओमेगा को आप बोलोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव और के क्या है आपका कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ अ सिंगल फेज बोला जाता है। और ग्रुप वेलोसिटी आपकी होती है तो उसमें ग्रुप ऑफ वेव्स की स्पीड देखी जाती है। इसमें सिंगल फेज पे देखोगे या तो क्रेस्ट पे देख लो या ट्रो पे देख लो। तो क्रेस्ट क्या है आपका जो सबसे ऊपर वाला पोजीशन है और ट्रो क्या है आपका जो सबसे नीचे वाली पोजीशन है। तो हाईएस्ट पॉइंट अबव मीन पोजीशन के ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट आपका क्रेस्ट है और लोएस्ट पॉइंट आपका ट्रो है। फिर आता है आपका ग्रुप वेलोसिटी। तो वेव्स जो है आपकी ग्रुप ऑफ वेव्स, तो उनकी स्पीड को आप बोलते हो ग्रुप वेलोसिटी। अब इसका भी डिनोशन होता है, तो इसको कैसे डिनोट करते हो आप, वीजी से। इनका रिलेशन भी होता है वीजी एंड वीपी का, तो वो एक बार देख लेना। के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन लेमडा। अब देखो आपका जो फेस वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो तो आपका था ओमेगा अपॉन के, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फेस था, अब यहाँ पे ग्रुप के लिए है ग्रुप ऑफ वेव्स की वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी के। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। गैसेस में साउंड की स्पीड क्या होती है, तो इसको 2 साइंटिस्ट ने बताया। सबसे पहले न्यूटन ने बताया, उसके बाद इसे करेक्ट किया आपके लैप्लास ने। ये ज़रूर से याद करके जाना, न्यूटन ने बताया था 280 मीटर पर सेकंड है, और उन्होंने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया, आइसोथर्मल। बट फिर आपके लेप्लास साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि एडियाबेटिक कांस्टेंट यूज़ होता है जिसमें हीट कांस्टेंट होती है, ठीक है। और आपके आइसोथर्मल में क्या होता था, टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। और इसकी वैल्यू क्या आई थी लेप्लास के अकॉर्डिंग, 332 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बात देखोगे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपकी लेप्लास के अकॉर्डिंग इक्वल आ गई थी, 332 के अप्रॉक्स ही होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। लेकिन जब आप न्यूटन के अकॉर्डिंग देखोगे तो 280 आ रही थी, बट आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बहुत कम थी वो, ठीक है, इसीलिए करेक्शन आया था। उसके बाद फॉर्मूले लिखे हैं वो आप पढ़ लेना, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तो पूरी दे ही दी इस चीज़ की। डी डेंसिटी है, बी आपका वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट है। अब उसके बाद यही बोला है कि वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, प्रेशर से। और यहाँ पर आइसोथर्मल कंसेप्ट है, मतलब कि टेम्परेचर को आपको सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है। बट फिर उसके बाद लैप्लास ने इसको करेक्शन करके आपके हीट को कांस्टेंट रखवाया था, और उन्होंने एक कांस्टेंट ऐड और किया था गामा, जिसकी वैल्यू है 1.41। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स। तो आपकी जो वेव होती है उसमें काफ़ी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आपके मीडियम में वाइब्रेट करते हैं, तो जब वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते हैं तो वेव प्रोड्यूस होती है मीडियम में। तो वो जो वेव प्रोड्यूस होती है उसी को आप क्या कहोगे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब उसकी इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो उससे पहले, इक्वेशन से पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि आपका रिलेशन होता है फेज डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस का। क्या रिलेशन होता है, डेल फाई इक्वल्स टू 2 पाई/लेमडा इंटू डेल एक्स। इस रिलेशन से आप पता कर सकते हो कि आपका अगर लेमडा डिस्टेंस कवर हो रहा है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई का आएगा। जब वेव ट्रेवल करती है माइनस वाले एक्स एक्सिस पर, तो आपकी इक्वेशंस लिखी हैं, 2 इक्वेशंस हैं, आपको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। दो इक्वेशंस गिवन आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। और इन इक्वेशंस को बनाने के लिए जो फॉर्मूले यूज़ हुए वो भी लिख रखे हैं मैंने। के का आपका फॉर्मूला है 2 पाई/लेमडा, के को आपने 2 पाई/लेमडा यूज़ किया है। के एक्स इक्वल्स टू फाई रखा था, ठीक है। जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। फाई की जगह आपने क्या रख दिया था, के एक्स रख दिया था। और जो फाई की वैल्यू रखी कंप्लीट, वो क्या हो जाएगी, 2 पाई/लेमडा और एक्स, क्योंकि के की वैल्यू क्या थी, 2 पाई/लेमडा थी। अगर अब आपकी वेव ट्रेवल करती है नेगेटिव वाई एक्सिस में तो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। और मेन फॉर्मूला क्या है, जो मैंने इक्वेशन 1 से बनाया हुआ है, ये इक्वेशन है आपकी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। फिर कुछ फॉर्मूले और हैं कि एन आपका क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम के। उसके बाद अगर आप वी को समझो तो वो वेव वेलोसिटी है, लैम्डा आपका वेव लेंथ है। इससे आप एक रिलेशन निकाल सकते हो, 1/t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, v/लैम्डा आ जाएगा, जिसको आप अपनी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन में रख सकते हो। तो आपकी एक और तरह से इक्वेशन बन जाएगी, अगर एग्जाम में कुछ भी तरह से आए तो आप लिख सकते। तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे आप इसे कन्वर्ट करोगे। उसके बाद मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखी है प्रोग्रेसिव वेव की, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मोशन रिप्रेजेंट करती है। वेव किस तरह से मोशन कर रही है, मतलब चल रही है, प्रोपेगेट कर रही है विद स्पीड v। उसकी वेलोसिटी कितनी बताई हुई है, v बताई हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आपकी, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी d2y/dt² इक्वल्स टू v² d2y/dx²। ये कंसेप्ट आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ये सब आप मुझे कमेंट में बताना, अगर आपको पता है, नहीं पता तो भी बताना कि मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।